ओके, तो प्रॉमिस किया था आपको इक्विलिब्रियम कराने के लिए, तो अब तक बहुत गप्पे हो गई, बहुत बातें हो गई, मैंने भी अपनी बातें बताई, यहां गया वहां गया, ये करा वो करा, सब बंद। अब सीरियस बिल्कुल पढ़ाई करनी है। नहीं नहीं, पढ़ाई पहले भी करवाई थी, ऐसा मत सोचिए पहले पढ़ाई नहीं करवाई, पढ़ाई पहले भी करवाई थी, लेकिन अब बिल्कुल सीरियस होकर के रहना है, बीच बीच में मस्ती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो हमने बात करी थी कि इक्विलिब्रियम के बारे में बात बताएंगे, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों को लेते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को एक पार्ट में, आयनिक इक्विलिब्रियम को दूसरे पार्ट में। तो इस तरह से लेकर के हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे होंगे। जब एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि इक्विलिब्रियम के आए हुए क्वेश्चन किस किस से रिलेटेड होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे रिलेटेड होंगे? एक्टिव मास, डायरेक्शन, ग्राफ्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एलसी प्रिंसिपल एंड स्टेबिलिटी, इतनी चीजों से रिलेटेड हमारे पास होते हैं। मिक्सिंग भी हो सकती है, इससे बाहर भी हो सकता है, कोई ये सोचने लगे कि इससे बाहर है, आपने नहीं बताया, नहीं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एक्टिव मास। तो एक्टिव मास क्या होता है? इस तरह देखिए, यहां कोई भी टाइम नहीं बचाया कि एक्टिव मास की डेफिनेशन बताएं, क्या होता है, कैसे होता है, नो। इससे रिलेटेड सवाल क्या आएगा, बस उसकी बात करते हैं। तो बॉक्स की तरह हम दिखाते हैं, बस एक हमारे पास में जो एक्टिव मास से रिलेटेड बात आएगी, जैसे CaCO3 सॉलिड लिखा हुआ है और यहां हो जाएगा CaO सॉलिड प्लस CO2। देखिए, मैं इक्विलिब्रियम का आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, दिस इज रिवीजन क्लास। तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होना? प्रोडक्ट CaO CO2 अपॉन CaCO3, दिस इज। बस हमें एक चीज ध्यान रखना है, हमारे पास में जो K इक्विलिब्रियम हम निकाला करते हैं, वहां पर हम इसको ऐसे लिखते हैं, जनरली आप लोग कैसे ऐसे लिखा करते हैं, रटी रटाई बात होती है। सॉलिड को ले लेते हैं, गैस को नहीं साहब, सॉलिड को छोड़ देते हैं, गैस को या एक्वस को ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन ये 1 रख दी जाती है तभी आया, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। इंपॉर्टेंट हमारे पास में जो होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो है कि सॉलिड की एक्टिव मास क्या कांस्टेंट होता है। क्यों? डेंसिटी कांस्टेंट होती है सॉलिड की, अगर टेंपरेचर चेंज ना हो, बस गेम खत्म। हमारे पास में क्या है कि सॉलिड की हमारे पास में जो एक्टिव मास होगा कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है कि दिस इज दिस, व्हाई नॉट दिस, दिस इज दिस। ऑप्शन होगा कि ये 1 हुआ करते हैं, ये कांस्टेंट हुआ करते हैं, या हम ऐसा ही लेते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का, क्या ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट हुआ करते हैं। तो ये हमारे पास में बात हुई किसके लिए? एक्टिव मास से रिलेटेड। अब आपको एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहीं पर ये चीज लिखी हुई है। जब भी मेरे पास में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, मान लीजिए मेरे पास में NaNO3 लिखा हुआ है, यहां सॉलिड लिखा हुआ है, इसको हीट कर देने पर मेरे पास में NaNO2 हो गया, यहां पर सॉलिड है और यहां पर हाफ O2 है, और ये कैसा गैस है। मेरे से कहेगा कि बताइए ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास में, और ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है तो हमसे कहेगा कि बताइए इसके एडिशन से, मतलब इसकी अमाउंट को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रिमेंबर इट, अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है तो सॉलिड की इंक्रीमेंट से या डिक्रीमेंट से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो गया, ली चैटलर प्रिंसिपल वाला कांसेप्ट बता रहा हूं। ली चैटलर वाले प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, जैसे लिखा PCl5 गैस से लेकर के, देखिए दिस इज ए रिवीजन क्लास, अगेन सेइंग ये रिवीजन क्लास है। मेन क्लास मेरी वीडियोस हैं, मेन क्लास मेरी बुक्स हैं, लेकिन मैं इस रिवीजन क्लास में कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत जल्दी से चीजें रिवाइज करा दूं, आपको स्टेबिलिटी दे दूं। इक्विलिब्रियम खत्म करेंगे, इक्विलिब्रियम के बाद थर्मोडायनेमिक खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में और टॉपिक खत्म करेंगे। कोशिश करूंगा मैं आपको ज्यादा ज्यादा टॉपिक्स करा सकूं। तो हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास गैस है, ये हमारे पास गैस है, ये हमारे पास गैस है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा फॉरवर्ड, इसको इंक्रीज करूंगा बैकवर्ड, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पे मैं इसको इंक्रीज करूंगा, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाने पर अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये तो है ही नहीं एक्सप्रेशन में, जो एक्सप्रेशन में नहीं होता है, इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में जो नहीं होता है, उसके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। इसके बढ़ने से होगा, इसके बढ़ने से होगा, इसके होगा, तो यहां इफेक्ट करने वाला कौन है? केवल ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में बात आती है वो क्या आती है? के इक्विलिब्रियम। आपको क्या करना है ना, अभी ना सारे टॉपिक लिख लीजिए आप, मतलब हमारे पास सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल, आयनिक वगैरह वगैरह। तो जिस जिस टॉपिक को आप करते जा रहे हैं पढ़ाई करते समय, उन्हें काटते जाइए, थोड़ा अच्छा सा लगेगा आपको कि मेरी इतनी चीज हो गई। उसको लगा करके सामने लगा लीजिए, जहां पढ़ते हैं वहां लगा लीजिए, जो जो आपके हो जा रहे हैं उनको काट लीजिए। या जिन पर परसेंटेज कम हो रही है, अल्फा बीटा गामा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जिनकी परसेंटेज आपकी कि 90% मैंने कर लिया, 80 कर लिया, उनको उतना लिखते जाइए। समय है, अभी जेईई मेंस है हमारे पास, कोई बात नहीं, हमें समय है, लेकिन समय को यूटिलाइज करना है। 1 महीना था, यूटिलाइज नहीं करा, 10 दिन है, यूटिलाइज कर ले रहे हैं। रिवाइज मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास में क्या हुआ? के इक्विलिब्रियम हमारे पास में दिया हुआ है,
ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसके बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में क्या है कि ये कंसंट्रेशन से या प्रेशर से, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज तो इफेक्ट होती है। इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब इक्विलिब्रियम का डिस्टर्बेंस, इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग, आगे पीछे हो जाना, लेकिन कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ना प्रेशर से ना कंसंट्रेशन से। चेंज होती है केवल एक चीज से, उसका नाम है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होती है। वो एक्सप्रेशन क्या होता है, K इज इक्वल टू जेड ई की पावर डेल्टा एच ओवर आर टी। दिस इज टेम्परेचर और उस रिएक्शन की हीट दोनों ही K इक्विलिब्रियम को वैल्यू को चेंज कर देती हैं। ध्यान रखना। एक बहुत अच्छा सा सवाल बनता है हमारे पास, मेरे पास A से B यहां दिया हुआ, सपोज करिए ऐसे करके, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट 1 है, ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का है और ये बैकवर्ड का, ये रेट कांस्टेंट्स हैं। तो अब हमसे कहता है कि क्या कैटलिस्ट के डालने से ये चेंज होगा, क्या कैटलिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा? तो सीधी सी बात है, अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ बना होता है। सपोज करिए हमारे पास ग्राफ है, कौन सा, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ है। इधर की ओर एक्टिवेशन एनर्जी है हमारे पास, इधर की ओर हमारे पास टाइम है। तो हमारे पास क्या हो, कैटलिस्ट को जैसे हमने यूज करा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। मतलब ये हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी थी E1, ये हमारे पास में एनर्जी थी, ये हमारे पास फॉरवर्ड है और ये हमारे पास में बैकवर्ड है, और ये हमारे पास में वो हीट है जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच। इस हीट को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। अब मेरी बात को ध्यान देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास में जब भी होगा वो कुछ भी हो सकता है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड, कुछ भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम इधर से इधर भी होता है। वो डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम हम आगे की ओर आपसे बात कर रहे होंगे। तो जैसे आप इनकी वैल्यूज को रखते हो तो आप जानते हो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। रेट कांस्टेंट की क्या होती है, ए, याद हो तो EA अपॉन RT। अगर मैं फॉरवर्ड लूंगा तो ये EAF हो जाएगा, KF हो जाएगा। अगर मैं बैकवर्ड लूंगा तो ये EAB हो जाएगा, KB हो जाएगा। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब EAF माइनस EAB, मतलब EAF माइनस EAB, इसका डिफरेंस। तो K इक्विलिब्रियम क्या है, K इक्विलिब्रियम और इसमें दोनों में अंतर क्या है, ध्यान रखने वाली बात है। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है कैटलिस्ट से, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है कैटलिस्ट से। एक्टिवेशन एनर्जी जब चेंज होगी तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा, इसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट चेंज होगा एक्टिवेशन एनर्जी के चेंज होने से। लेकिन यहां देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी घटी या बढ़ी, डेल्टा एच पे कोई इफेक्ट नहीं आया। जब डेल्टा एच पे कोई इफेक्ट नहीं आया है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं साहब, टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से इफेक्ट ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन कैटलिस्ट से चेंज केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। याद होगी आपको बात। बढ़े आगे, ये दिमाग में आपको फिट करनी थी, थोड़ा समझाना था भाई, डिटेल तो नहीं बता सकता हूं। अब सोचिए ना, इस टॉपिक को जिसको कराने में 1 वीक लगता है, टीचर 1 वीक लेते हैं, कोई भी 1 वीक लेता है या 10 से 12 घंटे लेते हैं, उसको मैं कोशिश कर रहा हूं 1 घंटे में आपको समझा दूं, तो ठीक है। अब जैसे मेरे पास में मान लीजिए कहीं पर क्वेश्चन बनता है, ऐसे करके लिखा हुआ, सपोज करिए ऐसे करके, और ऐसे कहता है K इक्विलिब्रियम हमारे पास 4 है, जब कंसंट्रेशन इसकी 2 या कुछ दी हुई है। अब कहता है कंसंट्रेशन 6 कर दी, K इक्विलिब्रियम क्या होगा, आपका वही होगा। क्यों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो फिक्स हुआ करता है रिएक्शन का, वो केवल और केवल किससे चेंज होगा, टेम्परेचर से। और किससे चेंज होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदलने से। जैसे ये ऐसे कर दिया हमने, तो यहां का K इक्विलिब्रियम क्या हो जाना है, B वाया A वाई का हाफ, और ये K इक्विलिब्रियम क्या हो जाना है, B का स्क्वायर अपॉन A। इन दोनों को देखें तो ये इसका स्क्वायर है। मतलब अगर मैं यहां से इन वैल्यूज को चेंज कर देता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमारे पास में क्या होता है, चेंज हो जाता है। टेम्परेचर से चेंज हो रहा है और रिएक्शन की मैकेनिज्म से चेंज हो रहा है, लेकिन कभी भी कंसंट्रेशन के घटाने बढ़ाने से, प्रेशर के घटाने बढ़ाने से ये चेंज नहीं होता है। तो हमने पहली बात ये करी, एक्टिव मास से रिलेटेड बात खत्म हो गई, पहली बात खत्म हुई। अब मैं इसके ग्राफ पे बात करता हूं आपसे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे ग्राफ बनते। ग्राफ तो मैंने बहुत पढ़ाए हैं, अलग अलग तरह के पढ़ाए हैं। जैसे मेरे पास में ये लिखा हुआ है, तो ग्राफिकल अप्रोच में हमें ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम तब आता है जब दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं। मतलब RF इज इक्वल टू RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। मतलब ये है कि अगर हमारे पास में A से B कम हो रहा है, A से B कम हो रहा है और B से A बढ़ रहा है, मींस जैसे ये A था, ये 0 था,
यहां से a माइनस एक्स हुआ तो ये कितना हुआ, x हुआ, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो ये मेरा a जो था ये कम होता जा रहा है, b मेरा बढ़ता जा रहा है। तो जब ये रेट इक्वल होंगे तो जरूरी है कंसंट्रेशन इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बस मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझ लीजिए कैसे कहां क्या होता है। तो ग्राफ आपके सारे ही सही है, ऐसे भी किसके रेस्पेक्टिव, जब मुझे इधर की ओर कंसंट्रेशन दे रखी है और इधर की ओर मुझे दे रखा टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम, टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज हुई, इतनी कंसंट्रेशन पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। कब कि ये यहां पर मान लीजिए 4 से 3 हुई और ये 0 से 1 हुई, मतलब ये 1 हो पाई, ये 3 हो पाई, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम कब आ सकता है, जब ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब ये 4 से 2 हो जाए और ये 0 से 2 हो जाए, तब भी आ सकता है। कंसंट्रेशन होना चाहिए यहां पर। और जब ये आपका क्रॉस कर गया ऐसे तो भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। मतलब अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो ऐसा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, क्रॉसिंग भी हो सकता है, तीनों सही है, तीनों सही है। लेकिन अगर रेट वर्सेस है, मतलब अगर यहां पर रेट लिखा हुआ है और इधर की ओर टाइम लिखा हुआ है, तो रेट तो दोनों के इक्वल होने चाहिए। मतलब ये ए वाले का रेट कम हुआ, बी वाले का बढ़ा, लेकिन जब इक्वल होंगे तभी क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। टेम्परेचर से ये चीज इफेक्ट होगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैटलिस्ट के डालने से क्या होगा, जल्दी आ जाएगा, लेकिन रेट चेंज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, जल्दी आ जाएगा, लेकिन वैल्यू हुई रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चीजें बहुत सारी हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन मैं आपको उन जगह पे स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे लोग गलतियां कर देते हैं। जैसे आपका ग्राफ कैसे आ जाएगा, सपोज करिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, NH3 से लिखा है, ठीक है, यहां लिखा N2 + 3H2, ये ग्राफ खींचते हैं, मैं 2 लिखा, समथिंग हमारे पास लिखा हुआ है। जब हम इधर से इधर की ओर ब्रेक कर रहे होंगे, ये x होगा, ये 3x होगा। मान लीजिए मैं इसमें Kp की बात करता हूं, तो क्या होगा, PN2, और यहां क्या होगा, PH2 की क्यूब अपॉन PNH3 का स्क्वायर। मतलब अगर ये P है तो ये 3P होगा, अगर ये P है तो ये 3P होगा। एग्री करते हो? तो हमसे कहेगा PN2 और PNH3 के बीच में ग्राफ बताइए। मतलब हमसे कहेगा PNH3 और PN2 के बीच में ग्राफ बताइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको अगर आपने P मान लिया तो ये कितना होगा, 3P। तो आपका क्या हो जाएगा, Kp इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो ये P है, और ये आपका क्या 3P का स्क्वायर क्यूब है, सॉरी, और यहां क्या होगा, ये PNH3 का स्क्वायर होगा। तो P इज व्हाट, प्रेशर ऑफ N2। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 27P4 अपॉन PNH3 का स्क्वायर, ये आएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। इसको इधर ले जाइए, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, समझा देता हूं मैं आपको। तो ये जब इधर की ओर जाएगा, इसे हटा दूं, ये तो समझ में आएगा, दिस, इसके आगे जो लिखा होता है इसका स्क्वायर। देखिए अब ये अगर नहीं आता है तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर तो पढ़ाई होगी फिर से, और अगर ये आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां समझा रहा हूं आपको। तो ये होगा PNH3 का स्क्वायर इंटू Kp इज इक्वल टू 27P⁴। दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज ए कांस्टेंट। Kp एक कांस्टेंट है भाई, Kp इज ए कांस्टेंट, 27 इज ए कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी में क्या बना, PNH3, और ये क्या बना आपका P4 की जगह P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू PNH3, P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू PNH3। P इज द प्रेशर ऑफ N2 या P इज द प्रेशर ऑफ H2। आप कहेंगे वहां 3P, अरे 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा PN2 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू PNH3। ये बना, ये ऐसे मान लीजिए, ये y एक्सेस, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 4x, y इज इक्वल टू 4। अरे हाइपरबोला बन गया, नहीं हाइपरबोला नहीं बना, क्या बना, पैराबोलिक। जिसका स्क्वायर होता है उससे दूर की तरफ भागते हैं, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आया, कुछ बच्चे होंगे जो समझ में नहीं आया, कहेंगे ये लीजिए ऐसे अगर होता तो याद नहीं आ रहा आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में कैसे करते हैं, ये y है, ये x है, ऐसे दिस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू दिस, ये बन गया।
दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल। तो एक ग्राफ यहां पे भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास में कौन सा और क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ग्राफिकली। हमें बार बार मैं आपसे कहता रहता हूं, ग्राफिकली जब भी क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे तो ग्राफिकली क्वेश्चंस में आपको रेट इक्वल करना, ये सब कुछ करना चीज देख रहता है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट ग्राफ तो और भी हैं, ग्राफ और भी हैं, लेकिन वो केमिकल काइनेटिक्स में थोड़े से डिस्कस कर लेंगे, थोड़े यहां कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास में ग्राफ खत्म हो जाता है। ग्राफ हमारे पास में एक और आएगा, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर उसके बाद आती है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के लिए एक आपका वर्ड होता है रिएक्शन कोसेंट, ठीक है। हमारे पास में कोसेंट की हम बात करते हैं, जैसे A से B है या 2B है, तो इक्विलिब्रियम आने के लिए तो वो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस होती हैं। वो कंसंट्रेशन किसकी होती है, इक्विलिब्रियम की। लेकिन अगर हम हमेशा तो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाएंगे कि हम तुरंत इक्विलिब्रियम पे आ गए, इक्विलिब्रियम पे तो हमेशा नहीं आएंगे हम। मान लीजिए अभी मैं कोई रिएक्शन स्टार्ट करता हूं तो इक्विलिब्रियम पे तो नहीं आ गई, तो वो जनरल आ गई। तो जनरल के लिए हमारे पास में क्या होगा, Q इज इक्वल टू B का स्क्वायर अपॉन A, ये हमारे पास, दिस इज नोन एज रिएक्शन कोसेंट। इसके बेस पे हम डायरेक्शन डिसाइड करा करते हैं, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके बेस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। 2 सवाल इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, उनके ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। क्या बात करने जा रहे हैं हम? अभी कई बच्चे कह रहे होंगे आज सर बातें नहीं बता रहे कि आप वहां गए, ये गए, वो नहीं, वो इनिशिएशन था चीजें। मैं हमेशा ऐसा नहीं चाहता। मैंने आपसे कहा था कि विश्वास रखो, हो जाएगा। मैं उन सब बातों से भी आपको यही बताना चाहता हूं कि देखो ऐसे ऐसे होकर के भी हो जा रही हैं चीजें, तो विश्वास रखे रहो, हो जाएगा। अब इसमें कैसे सवाल आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर डिस्कस कर ले। जल्दी जल्दी हमें कुछ नहीं करना, हमें समझाना है कि कैसा क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में लिख करके आ गया CaCO3 सॉलिड से, मेरे पास में क्या आएगा, CaO सॉलिड, और यहां क्या होगा, CO2 गैस। मान लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मेरे पास में ऐसा कुछ है, या कोई और भी सवाल है, सारे के ऊपर मैं अभी आपसे बात करता हूं। तो ये जो Q है, अगर ये छोटा हो गया तो ये कहेगा मुझे अभी और आगे जाना है, इक्विलिब्रियम पे जाना है भाई, वहां तक पहुंचना है, इक्विलिब्रियम तक। मेरा रास्ता कहां है, इक्विलिब्रियम है। मेरी मंजिल कौन है, इक्विलिब्रियम है। अगर ये आगे पहुंच गया, वो कहेगा भाई साहब आगे चला गया, थोड़ा वापिस आ जाते हैं, हम आगे निकल गए थे, चलिए वापस आ जाते हैं। देखिए रिवीजन का समय है, थोड़ा जल्दी तो पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इसी को अगर पढ़ाने लगे तो बहुत मजा आएगा। दूसरे ढंग से पढ़ाएंगे, जैसे मैंने अपनी बुक के अंदर पढ़ा रखा है, वीडियोस के अंदर बता रखा है। उसने कहा Q इज इक्वल टू K, बोले रुक जाओ, बस जगह आ गई हमें जहां जाना है। ये पहुंच गए फॉरवर्ड, ये हो गए बैकवर्ड, आइए ये है इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन कैसे होगा, यहां पर इसका Kp की मान लो वैल्यू दे देगा, मान लो हमसे 4 कहता है कि अगर प्रेशर ऑफ CO2 2 एटमॉस्फेयर है तो बताइए डायरेक्शन क्या होगी। या वो कहेगा प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो 1% ऑफ एटमॉस्फेयर है। 1% ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 1, उसका 1% कितना होगा, 1/100, 1/100 होगा। तो हमसे यहां पर जब वो बात करेगा तो इसका Q, अगर उसने कहा 2 एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर ऑफ CO2 एनी टाइम कितना दिया, 2 दिया है। और इक्विलिब्रियम पे हमें कितना दिया है, इक्विलिब्रियम, ये वाला प्रेशर कौन सा है, इक्विलिब्रियम का है, ये कितना दिया है, 4 दिया है। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये क्या है, Q छोटा है, ये छोटा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो बहुत सारी बातें कहलाएंगी। पहली बात, CO2 खूब बनेगी। दूसरी बात, CO इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये तो इधर जा रहा है, रिलीज हो रही है। तीसरी बात, CaCO3 CO2 को रिलीज कर रहा है, CaCO3 CO2 को रिलीज कर रहा है। ये सारी बातें आएंगी तो क्वेश्चंस कई सारे बन जाते हैं आपके। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसे करके हो जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, देखिए मैं यही बदल देता हूं, CuSO4.5H2O सॉलिड, यहां लिखा गया आपका CuSO4 सॉलिड, यहां पर लिखा गया 5H2O, मान लीजिए गैस या वेपर। हमसे कहा Kp 4 है, या कह देगा Kp इज इक्वल टू 10⁻⁻10 है, मान लो ऐसे कह देगा 10⁻⁵ है, कुछ भी बोल देगा आपसे कहेगा कि बताइए क्या CuSO4 इसको एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा। अगर 1% एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, H2O का 1% एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। फिर से वही बात है, हमें क्या करना है, डायरेक्शंस देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना, Kp मुझे दिया हुआ कितना, 10⁻⁵, मुझे निकाल लेना Q या Kp कैसे निकलेगा, प्रेशर ऑफ H2O की पावर 5,
और प्रेशर ऑफ H2O कितना 1%, मतलब 1/100, मतलब 10⁻²। 10⁻², जैसे ही यहां रखा तो ये कितना है 10⁻⁻10। ये 1% प्रेशर का मतलब क्या, एनी टाइम, कभी भी मतलब Q। इसको जैसे ही हमने यहां पर रखा, ये हमारे पास में वैल्यू आई, ये वैल्यू हमारी छोटी है, इससे फिर से आगे की ओर जाएगा, अभी और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, मतलब ये से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मान लीजिए यही वाली वैल्यू हमारे पास में इतनी हो जाती, सपोज करिए, मैं सारी चीजों को ले रहा हूं यहीं पर, ये वाली वैल्यू हमारे पास 10⁻15 हो जाती, तब जब ये वैल्यू हमारे पास 10⁻15 हो जाती तो हमारे पास में क्या हो गई, वैल्यू छोटी हो गई, केपी कैसा हो गया, छोटा हो गया। केपी कैसा मीन्स हमारे पास में क्या आ रहा है, क्यू बड़ा हो रहा है केपी से, इसका मतलब क्यू बड़ा हो गया, हम आगे पहुंच गए। जब हम आगे पहुंच गए तो हम वापस और छोटा, क्यू छोटा बनना चाहेगा, मतलब इसे एब्सॉर्ब करेगा, मतलब क्या कहलाएगा, CSO4 एब्सॉर्बर। CSO4 कैसे काम कर रहा है, एब्सॉर्बर का काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब एक क्वेश्चन ये हुआ, अब इसी तरह का क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी का। ठीक है, स्टेबिलिटी हम बात करेंगे, स्टेबिलिटी। देखिए जेई मेंस और एडवांस में मैं थोड़ा सा अंतर बताऊंगा। मेंस में क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, एडवांस में बहुत टफ आते हैं। मेंस में बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, मेंस में डोमेन यही रहता है इसी तरह के स्ट्रक्चरिंग का। नीट और जेई मेंस के ऑलमोस्ट सिमिलरिटी होती है, फिजिकल काफी ज्यादा आती है, इसलिए एडवांस को मेंस से कंपेयर उतना मत करिए। मेंस के लिए तो हर टॉपिक करके जाइए, कुछ भी मत छोड़ के जाइए, हर चीज पढ़ के जाइए, छोटी छोटी बातों को। एनसीईआरटी को उलट पलट कर लीजिए, एनसीईआरटी को पलट पलट के देख लीजिए। एनसीईआरटी में जो बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हुए हैं, जहां पर बॉक्स बने हुए, कलर्ड हुए, वहां पे उनको रट लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए, एग्जाम्पल्स दिए हैं, नोट पॉइंट दिए हैं, उन सबको याद करके चले जाइए। ऐसे करके आता है पेपर। स्टेबिलिटी की बात आती है, हमसे कहेगा A2O है, हमसे कह देगा A2O3 है, छोटा सी बात क्या है, K इज इक्वल टू 10⁻⁻4 है और K इज इक्वल टू 10⁻⁸ है, मान लीजिए। वो कहता है बताइए इनमें से कौन स्टेबल है। स्टेबल का मतलब यही रहेगा, अनस्टेबल का मतलब टूट जाएगा, टूटने का मतलब K की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमारे पास में क्या होता है, K मोर अनस्टेबल, क्योंकि K ज्यादा होना मतलब डिसोसिएशन बढ़ना, डिसोसिएशन बढ़ना मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होना। तो ऐसे कभी कभी कहता है कौन सी रिएक्शन बढ़ गई, तो हमारे पास K किसका ज्यादा, K ये ज्यादा है तो ये अनस्टेबल है, K ये कम है इसलिए ये स्टेबल है। फिर से समझिए, K अगर ज्यादा होगा मतलब मान लीजिए एक का K 10 है, ठीक है, इस वाले का 100 है, इसका 1 है। 100 का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट अपॉन, भाई K होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा रिएक्टेंट कम हो जाएगा, K अगर ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा मतलब टूट जाएगा, टूट जाएगा मतलब स्टेबल नहीं रहेगा। और K इक्विलिब्रियम अगर हमारे पास कम है, छोटा है, नहीं टूटेगा। ऐसे करके बात करते हैं हम लोग। क्लियर होती है बात? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो K मोर अनस्टेबल। ऐसा कई बार आता है कि रिएक्शन कौन सी कंप्लीट हो गई है, कौन सी रिएक्शन कंप्लीट की ओर है, तो कंप्लीट की ओर हमारे पास में सिंपल सी बात है, कंप्लीट की ओर में हमारे पास में सिंपल सी बात है क्या, कि हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है वो ये है, रिएक्शन कंप्लीट का होने का मतलब रिएक्शन आगे की ओर बढ़ती जा रही है, रिएक्शन आगे की ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब K ज्यादा होना चाहिए, K ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अभी K निकालने के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब एक क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, जैसे मेरे पास A दिया हुआ है, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आपसे बात कर रहा हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हम बात करेंगे अल्फा, जैसे ये 1 है, ये 0 0 है, 1 माइनस अल्फा, जो यहां पर सवाल है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ये मेरे पास अल्फा दे दिया, तो ये जो अल्फा निकालने की स्टाइल है वो हुआ करती है D माइनस डी, इसको करके जाएंगे आप n-1 इंटू डी, मतलब ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में क्या है, ये मिक्सचर की वेपर डेंसिटी है। हमारी वेपर डेंसिटी जो मिक्सचर की होती है हमेशा कम होती है, इसलिए उसका ध्यान रखेंगे, मोलर वेट डिसोसिएशन के बाद हमेशा कम हो जाता है, मिक्सचर का मोलर वेट डिसोसिएशन के बाद कम हो जाता है, ये ध्यान रखे रहेंगे किसी के भी डिसोसिएशन के बाद में। ये
इसकी वेपर डेंसिटी है, ये मिक्सचर की। अब मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कैसे कैसे करके। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, कितने नंबर प्रोडक्ट? 2 हैं। तो हमसे कहेगा इसका ग्राफ खींचिए, अल्फा और डी बाई डी का, ऐसे कह सकता है। तो एन की वैल्यू क्या रखी है आपने? 2। तो जैसे होगा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? डी बाई डी माइनस 1। ये इधर चला गया या इधर ऐसे ही रह गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे पास में क्या y, ये मेरे पास x, ये -1। ग्राफ खींच सकता है, ठीक है। या फिर हमसे ऐसे ही पूछ सकता है कि डी बाई डी, यहां अल्फा दिया है, कुछ भी कह सकता है, इनके बीच में ग्राफ। तो आप इधर ले जाइए, तो डी बाई डी यहां हो गया अल्फा प्लस 1, तो ये y है, ये x है, ये 1 है, ऐसे करके। ये क्या? इंटरसेप्ट, ये 1 के बराबर है। ये हमारे पास में ऐसे करके, दिस इज थीटा। तो ये ग्राफ को भी ध्यान करके जाएंगे आप। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर समझानी थी, जिसके लिए मैंने इतनी सारी बात आपसे करी है, वो यही थी कि अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन n-1 इंटू डी। जरा समझना मेरी बात को। मेरे पास PCl5 है, PCl3 प्लस Cl2, n की वैल्यू कितनी? 2 है। अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी, 2 - 1 ये हो गया। जैसे मैं इसकी बात करूंगा तो d अब अपॉन d -1 इज इक्वल टू अल्फा। उधर चले जाइए, d अपॉन d इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, तभी तो ये वैल्यू 1 प्लस अल्फा होगी। 1 से ज्यादा है ना ये वैल्यू, 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा कब होगा? जब d बड़ा होगा। मतलब जो प्योर है, मतलब जो PCl5 है, उसकी वेपर डेंसिटी मिक्सचर से, मिक्सचर मतलब स्मॉल d से ज्यादा है। इसका मतलब मिक्सचर का मोलर वेट हमेशा कम होता है। डिसोसिएशन पर मोलर वेट हमेशा कम हो जाता है, ध्यान रखना। एसोसिएशन में मोलर वेट हमेशा बढ़ जाया करता है, ध्यान रखना। रिवीजन है, एक्सप्लेन करने के लिए इस पे भी बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बहुत टफ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इधर उधर करके भी बन सकते हैं, लेकिन मैं चीजों को रिवाइज करा रहा हूं आपको। एक और जो बात बनती है, मेरे पास में मान लीजिए PCl5 डिसोसिएट हो रहा है। कैसे डिसोसिएट? PCl3 प्लस Cl2। तो जो हमारे पास अल्फा होगा, अल्फा, वो अल्फा प्रेशर पे इस तरह से डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको। कब? जब अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब 5% से कम है। अगर 5% से कम डिसोसिएशन हो रहा है तो प्रेशर पे ऐसे इफेक्ट होगा। मतलब प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से अल्फा कैसे चेंज होगा, वो इस बात पे गवर्न करने जा रहा है। हम प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो वो कहता है कि हमारे पास में 20 एटमॉस्फेयर पर अल्फा 1% था, 40 एटमॉस्फेयर पे अल्फा कितना होगा? तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, P1 अपॉन P2। डेल्टा एनजी क्या है? प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, कितने? 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एनजी क्या है? गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। रख दिया। दिस इज। तो ये अभी हमारे पास में क्या है? अल्फा तक का एक समेशन है। अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपसे केपी और केसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। एक पार्ट 2 और मैं करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 2। वहां पर मैं ली-चार्टलर प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी मैंने बताई दी आपको, ली-चार्टलर प्रिंसिपल्स की बात करूंगा। फिर केपी और केसी से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनके ऊपर डिस्कशन आपसे स्टार्ट करूंगा। ठीक है साहब? तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद एक नई वीडियो में, नई एनर्जी के साथ। बस इतना ध्यान रखे रहिएगा, अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर तो चीजें आसान हो जाया करती हैं। अब विश्वास हमेशा इन्वॉल्व होने से होता है। जब तक आप चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप अपनी कैपेबिलिटी पता नहीं कर पाएंगे। हम बहुत बार सोचते रहते हैं मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी, जब टेस्ट होकर के हमारे सामने आता है तो पता चलता है हमें कोई बीमारी नहीं है। और मान लीजिए हमें कोई बीमारी भी होती है तो फिर उसका एक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो हमें इस समय पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है वो ये करनी है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करो, और अगले 10-12 दिन जो जेई वाले बच्चे हैं उनके पास और कोई उपाय नहीं है, केवल पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव सोचना। तो मैंने आपको इसको फटाफट करने की कोशिश करी। इनके पीडीएफ भी आपको, मैंने आपसे कहा था मंडे ट्यूसडे में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि हम किस तरह से आपको ये प्रोवाइड कर सकें। तो वो एक लिंक आपको दे देंगे, आप विश्वास करिए। पॉइंटर में आपके पीडीएफ होंगे, मतलब कोई भी चैप्टर पॉइंटर में होगा। जैसे ये था एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ये याद रखें, अल्फा के लिए ये याद रखें,
ठीक है, ली चैटलर के लिए याद रखें, डायरेक्शन के लिए याद रखें, इक्विलिब्रियम के लिए याद रखें, हर चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट, और जहां माइंड मैप्स की जरूरत होगी वहां मैं आपको माइंड मैप्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये और मेरे जो अपने पैकेज आते हैं, वीडियो पैकेज, बहुत सारे बच्चे लिखते रहते हैं सर मेरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो गई, मेरी फिजिकल बहुत अच्छी हो गई, आपका वीडियो बुक्स देख करके 100% मैचिंग होकर के सामने वीडियो चलती है, बुक ओपन करते हैं 100% मैच करती है, और बुक नोट्स लाइक है। ये बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा जिनके पास पैकेज है, बुक इज जस्ट लाइक नोट्स, जैसे नोट्स लिखे हैं वैसे बुक को, मतलब जिससे इंटरेस्ट बना रहे हैं। उसका समय अभी नहीं है, मतलब उसको आप लोग मेरे से परचेज ना करें अभी के लिए, क्योंकि अब जेईई आ गया पास में, नीट आ गया, अभी केवल इन नोट्सों से करने की कोशिश करें जहां आप पढ़ाई करें वैसे करते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरे से चीज़ों खरीदें, मैं हमेशा कहता हूं आप जिससे भी पढ़ें कॉन्फिडेंट होकर के पढ़ें। अगर आपकी सफलता में एक छोटी सी बूंद के बराबर मेरी तरफ से सहयोग हो गया, मेरी सबसे बड़ी खुशी हुई है। देखिए बिजनेस में मैं फिजिकली पढ़ाता था, जब 1500-1600 बच्चे पढ़ा करते थे, से मैं इन वीडियो क्लासेस में आया हूँ, इस कंपनी को डेवलप किया है और कई प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, सारी चीज़ों कर रहा हूँ एजुकेशंस के। तो हमेशा मन यही रहा करता था कि बच्चों के लिए कुछ करूँ। अब जब ये कंपनी चलानी है, या 100 लोग यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं उनको चलाना है, उनके लिए वर्क करना है, तो कहीं ना कहीं हमें नीड होती है फंड्स की, पैसों की। उसके लिए हम चीज़ों को सेल करते हैं, बेचते हैं। सारी वीडियोज़ फ्री, मैं रिवीजन फ्री करा रहा हूँ यार, क्रैश कोर्स फ्री हो रहा है एक तरह से आपका। तो करिए उसे, PDF को लीजिए, अच्छे से करिए, और आने वाले समय में हमेशा पॉजिटिव सोच करके काम करिए। सुबह सुबह उठ करके 7 घंटे को सोइए, मैं बार बार कहता रहता हूँ, और एक टेबल बना लीजिए कि हमारे कौन कौन से चैप्टर होते जा रहे हैं, कितने % होते जा रहे हैं, और अच्छा सोचते चलिए, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।